नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है अनुवाद के प्रमुख आधुनिक पाश्चात्य सिद्धांत। आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे वे हैं संरचनापरक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ ट्रांसलेशन, अर्थपरक सिद्धांत, शब्दानुवाद, भावानुवाद, सापेक्षतावाद का सिद्धांत और पुनर्कोडीकरण का सिद्धांत। इन प्रमुख पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांतों की चर्चा आज हम करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जिस बिंदु की चर्चा करेंगे वह है संरचनापरक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ ट्रांसलेशन। भाषा की संरचना को सुव्यवस्थित ढंग से जब प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अनुवाद का यह सिद्धांत जिस रूप में परिणाम लाता है वह संरचनापरक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी एक सिस्टमेटिक अप्रोच। यह सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? सुव्यवस्थित योजना के तहत जब भाषा की संरचना को परिभाषित कर दिया जाता है और फिर उसके कारण जो आउटपुट आता है वो एक तरह से ट्रांसलेशन का एक रूपक बन जाता है, उसकी एक स्ट्रेटजी बन जाती है, जिसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि ये जो संरचनापरक सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि लिंग्विस्टिक डायमेंशन जो है एक कंस्ट्रक्चरल अप्रोच पर तैयार है। यानी कि जो पूरी संरचना है वो भाषा की जो डायनेमिक स्ट्रक्चर है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको समझने की जरूरत है। यानी कि भाषा कोई तितर बितर और अव्यवस्थित संरचना नहीं है। इट इज नॉट ए डिसऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्ट्रक्ट। लैंग्वेज इज ऑलवेज कंस्ट्रक्ट ऑफ सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव। अब इस रूप में हम देखें तो जो भाषा विज्ञान को समझने वाले लोग हैं, भाषा विज्ञान के ढंग से परिभाषित करने वाले लोग हैं, जिसमें चॉम्स्की भी हैं, कैटफोर्ड भी हैं, इन सभी लोगों का मानना है कि जो भाषा की संरचना होती है वो ऐसी होती है कि उसके आधार पर ही कोई अर्थ, कोई मीनिंग तय कर दी जाती है। यानी मीनिंग कैन बी डिफाइंड बाय द कंस्ट्रक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। अब जब लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट एक होता है तो उसके अनुसार हम जब ट्रांसफर ऑफ मीनिंग करते हैं तो दूसरी को लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। यानी वैसी भाषा की संरचना दूसरी भाषा में बनानी आवश्यक हो जाती है और इस तरह के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा जो अनुवाद संपन्न होता है, जो अनुवाद कार्य पूरा होता है वो संरचनापरक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसको फिर से हम बताने की कोशिश करें। जैसे हम देखते हैं कि किसी एक भाषा की संरचना दूसरी, मान लीजिए राम गोज। अब इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, राम जाता है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में भाषिक संरचना एक ही जैसी है, लेकिन राम गोज टू दिल्ली, तो राम दिल्ली जाता है। अब इसको बताने के लिए हिंदी में क्या है, पहले राम जाता है दिल्ली नहीं हो, राम दिल्ली जाता है। उसकी संरचना क्या कहती है कि पहले उसमें हम कर्म को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बाद में वर्ब को। तो ये जब हम एक भाषा से, तो साधारण वाक्यों के मुहावरे माध्यम से हम बताने की कोशिश करें। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो तब जब हम अनुवाद करते हैं तब हमें ध्यान देना होता है कि हम जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उसकी जो संरचना परक स्थिति है वो क्या है, और इस आउटपुट में, इस प्रोडक्ट के रूप में जो ट्रांसलेशन आता है
इसको स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन के माध्यम से समझा जाता है। अब दूसरे सिद्धांत की हम संक्षेप में चर्चा करते हैं, वो है अर्थपरक सिद्धांत। अर्थपरक सिद्धांत क्या कहता है कि अर्थ का अर्थ खोजने की कोशिश हो जाती है, मीनिंग ऑफ द मीनिंग। अर्थ का अर्थ खोजने की प्रक्रिया में ये सिद्धांत निर्मित हुआ है। अब इसको हम सैमुअल जॉनसन के मत के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं? टू ट्रांसलेट इज टू चेंज द लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? चेंज द लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस। मतलब अनुवाद में क्या करते हैं? भाषा तो हम बदल देते हैं, लेकिन उसके मूल आशय को, मूल सरोकारों को वही रहने देते हैं। अब ये मीनिंग ऑफ मीनिंग की बात कहाँ से आती है? हम याद करें, आई.ए. रिचर्ड्स और सी.के. ऑगडेन ने मिलकर के एक पुस्तक तैयार की और उसका शीर्षक था द मीनिंग ऑफ द मीनिंग, यानी अर्थ का अर्थ। अर्थ क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। What does it mean when we say meaning? यानी जब हम अर्थ कहते हैं तो उससे हमारा क्या अर्थ निकलता है। ये मीनिंग ऑफ द मीनिंग बहुत ही उपयोगी चीज है, समझने की जरूरत है। तो अर्थपरक सिद्धांत क्या कहता है? अनुवाद का अर्थपरक सिद्धांत कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में क्या करना होता है कि आप मीनिंग को ट्रांसफर करते हैं। तो मीनिंग का मीनिंग खोज लीजिए, यानी जब तक उसके इनर पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, यानी मीनिंग के जो वास्तविक मीनिंग है उसको नहीं समझेंगे, तो हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसको तीसरे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, व्यावहारिक उदाहरणों से। जैसे हम कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई कहे कि ये जो है पवित्र नहीं है, दिस इज नॉट सेक्रेड, सेक्रेट नहीं सेक्रेड, तो या इसकी सैंक्टिटी नहीं है, तो इसके दो तीन अर्थ होते हैं। ये क्या होता है कि जैसे पवित्र एक तरह से होली वाटर हो गया, पवित्र गंगा जल कहा जाए तो वहाँ होली वाटर होगा। देयर इज नो सैक्रोसेंट, वहाँ पवित्र दूसरा अर्थ व्यक्त करता है। कोई ये कहे कि वो पवित्र नहीं है, तो व्यंग्यात्मक अर्थ में भी कहा गया है। अब अगर इसके मूल अर्थ को नहीं समझा जाएगा तो एक भाषा से दूसरी भाषा में सही अनुवाद नहीं हो पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ये जानना है, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से अ पर्टिकुलर थिंग, यानी मीनिंग का मीनिंग क्या है, यानी शब्द की जो अंतर्निहित व्याख्या है उसको ढूंढने की कोशिश है। हम भारतीय काव्य शास्त्र से एक उदाहरण लाते हैं, ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत में कहा जाता स्फोटक सिद्धांत, स्फोट, स्फोट यानी आवाज। अब इसको दूसरे ढंग से समझे कि अगर आप किसी मंदिर में जाइए और घंटे को बजाइए, तो घंटा जब तक किनारे छोर तक नहीं पहुंचता है कोई आवाज नहीं निकलती। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुरणन, यानी बीच की जो उसकी यात्रा है अपने मूल स्थान से और किनारे तक जा करके घंटे में बजने की, जो उसका बीच में का हिस्सा है जहाँ वो लगा रहता है, जो जिससे ध्वनि निकलती है, इस पूरी प्रोसेस को अनुरणन कहा जाता है। अब अनुरणन का मतलब क्या हुआ कि वो एक प्रोसेस है जहाँ जा करके जब हिट करता है, वहाँ जब लगता है, स्पर्श करता है, तभी कोई ध्वनि निकलती है। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में मूल कार्य क्या है? उससे किनारे से स्पर्श करना। इसी को दूसरी तरह से बताया गया हमारे यहाँ स्फोटक, स्फोट का सिद्धांत। ये स्फोट क्या है? जैसे कमल शब्द है, अगर ल निकाल लिया जाए तो कमल शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, इसी तरह से फिर कम हो जाएगा। इसी तरह कोई भी शब्द आप हम लोगों के नाम है, अंतिम वर्ण निकाल लिया जाए तो शब्द का अर्थ नहीं होता।
अब ये केवल भारतीय भाषाओं के साथ ही निहित नहीं है, बल्कि अंग्रेजी सहित दुनिया की किसी भी भाषा के लिए ये उपयोगी है। लास्ट जो अल्फाबेट है उसको अगर हम नहीं उच्चारित करते हैं तो अर्थ नहीं निकलता। हाँ, कुछ जगह साइलेंट जो है बना रहता है, कुछ का उच्चारण नहीं होता, साइलेंट होता है। जैसे कई जगह नॉलेज में डी साइलेंट हो जाता है, नॉलेज KNOWLEDG, अब उसमें डी साइलेंट है, लेकिन खासतौर से भारतीय भाषाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि मीनिंग और मीनिंग के माध्यम से ही अनुवाद प्रक्रिया पूरी होती है, यानी अर्थ परक सिद्धांत ही कहलाता है। अब हम आते हैं शब्दानुवाद यानी लिटरल ट्रांसलेशन की तरफ। यह शाब्दिक अनुवाद है और प्रायः इसके प्रति ज्यादा सकारात्मक नजरिया नहीं रखा जाता है, इसको अच्छा अनुवाद नहीं माना जाता है। लिटरल ट्रांसलेशन को कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी ये उपयोगी हो जाता है, क्योंकि जब आपको ठीक वही अर्थ व्यक्त कराना है, जैसे कोई मैसेज देना है, जैसे कोई सूचना प्रसारित करनी है, सूचना है, संदेश है, तो उसमें क्या करना है, उसमें हम ज्यादातर जहां तक संभव हो हम लिटरल मीनिंग को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि स्रोत भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उपादान है, उनके समतुल्य हम क्या करते हैं, लक्ष्य भाषा में भाषिक उपादानों की खोज करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि हम किसी एक ठीक व्यवस्थित अर्थ में पहुंच जाते हैं, उसमें अर्थ अंतरित कर देते हैं। कभी कभी ये उपयोगी हो जाता है शब्दानुवाद और कभी कभी उपयोगी नहीं होता है। जैसे कोई कहे सेव द स्किन, तो इसका अर्थ चमड़ी संभालना नहीं है, चमड़ी बचाना नहीं है, इसका अर्थ है अपने हित की सुरक्षा करना। लेकिन वहां ये शब्दानुवाद उपयोगी नहीं होता, पर कभी कभी ये शब्दानुवाद उपयोगी हो जाता है। जैसे ए बर्ड्स आई यानी एक विहंगम, ए बर्ड्स आई व्यू यानी एक विहंगम दृष्टि। अब यहाँ हिंदी में भी वही बात कही जा रही है और अंग्रेजी में भी वही बात कही जा रही है, यानी एक ऐसी विहंगम दृष्टि का मतलब क्या है कि हम अचानक एक नजर दौड़ा लेते हैं और एक ऐसी दृष्टि और एक ओवरव्यू आ जाता है कि वास्तव में वो स्थिति क्या है, वो परिस्थिति क्या है, वो घटनाक्रम क्या है, या वो संदेश क्या है, यानी उसका सारांश क्या है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में शब्दानुवाद कभी कभी उपयोगी होता है। शब्दानुवाद सबसे ज्यादा उपयोगी कार्यालय साहित्य में होता है, ऑफिशियली इसके ट्रांसलेशन में होता है। मतलब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जो कुछ लिखा जाता है कार्यालय में, उसको हम कैसे दूसरी भाषा में संप्रेषित करें। मान लीजिए कोई ऑफिस ऑर्डर है, कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर से, जियो है, वो है, या कोई नोटिफिकेशन है, या कोई मेमोरेंडम है, तो इन सब चीजों को समझने के लिए ज्ञापन है, परिपत्र है, सर्कुलर है, इसके जो भी ट्रांसलेशन होते हैं वो सभी भाषाओं में जहां तक संभव हो लिटरल ट्रांसलेशन के द्वारा ये किए जाते हैं, करना पड़ता है, तभी ठीक ठीक अनुवाद उसके माध्यम से हो पाता है। अब हम चलते हैं भावानुवाद की तरफ, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। अब मूल भाव को ध्यान में रख करके और लक्ष्य भाषा में जब अनुवाद किया जाता है तब हम इसको कहते हैं सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन यानी भावानुवाद। अब सेंस फॉर सेंस का मतलब क्या है, कहीं जैसे एक मुहावरा है, उदाहरण के लिए किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अब एक साथ एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो शिकार करना, ये मुहावरा लगभग दोनों की संरचना एक ही जैसी, एक ही तरह से दोनों भाषाओं की संरचना है, उसको समझने की जरूरत है, उसको व्याख्यायित करने की जरूरत है। अब इस रूप में अगर हम देखें तो जो भावानुवाद है
सबसे ज्यादा उपयोगी अनुवाद माना जाता है, सबसे ज्यादा अच्छा और सार्थक अनुवाद माना जाता है। इसलिए भावानुवाद जहां भी किया जाता है उसमें समस्या कम से कम आती है, क्योंकि जो स्रोत भाषा के पाठ है, जो स्रोत भाषा में सामग्री दी गई है, वो लक्ष्य भाषा में जहां तक संभव होता है कम से कम उसके भाव के स्तर पर वो व्यक्त हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में शब्दानुवाद से ज्यादा उपयोगी माध्यम यह बनता है, उपयोगी अनुवाद सिद्धांत इसको कहा जा सकता है, वो भावानुवाद, यानी उसके सेंस के, उसके जो बेसिक डायमेंशन है उसको हम सुरक्षित करते हैं। जैसे कहते हैं, डोंट गो फॉर द वर्ड, टेक इट एज एन स्पिरिट, एज ए स्पिरिट, यानी इसकी अंतरात्मा की, इसकी मूल भाव को समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों को नहीं। कभी कभी कहा जाता है टू लेटर एंड स्पिरिट, अब यानी शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर, उसकी मूल भावना के स्तर पर। तो ऐसा है कि जब भाषा के माध्यम से हम बात करते हैं तो शब्द का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी इसलिए हो जाता है कि इसमें हम देखते हैं कि भावानुवाद मूलतः और प्रथमतः एक ऐसी कार्यवाही है जिसके माध्यम से भावों को बिना बदले हुए मूल लेखक की या मूल पाठ की संरचना को बिना छेड़छाड़ किए हुए जब लक्ष्य भाषा में हम पहुंचा देते हैं तो इसको हम भावानुवाद करते हैं, और इसी को दूसरे ढंग से हम समझने की करें कोशिश तो इसको हम सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम आते हैं एक अन्य सिद्धांत को, प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय हम अभी करवा रहे हैं, और उसके बाद हम जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो सिद्धांतकारों के माध्यम से प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा और विस्तार से की जाएगी। अभी एक संक्षिप्त परिचय इस आज की चर्चा में हम कर रहे हैं। तो सापेक्षतावाद का सिद्धांत वास्तव में ये मानता है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। नो लैंग्वेज, नथिंग इन द वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट, यानी कोई भाषा ही नहीं, कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, परम पूर्ण नहीं है, यानी कहीं न कहीं उसका सापेक्ष अर्थ होता है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सापेक्षतावाद, रिलेटिविज्म एक सिद्धांत है और मूलतः ये विज्ञान का सिद्धांत है, और इसको आइंस्टाइन ने व्याख्यायित किया था और उसकी भावना उन्होंने की थी। उसका अर्थ ये है कि कुछ भी जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो एक दी गई परिस्थिति, काल और प्रयोग में हो जाता है, अंडर ए गिवन सर्कमस्टांस। If we come to a conclusion, that must be understood as a conclusion under the given circumstances. प्रदत्त स्थितियों में प्रदत्त ज्ञान स्रोतों के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये सापेक्षतावाद का जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि प्रत्येक भाषा संसार को अपने ढंग से व्यक्त करने और संसार को अपने ढंग से देखने की दृष्टि देती है। तो देयर इज नो लैंग्वेज स्पेसिफिक एंड एब्सोल्यूट, यानी हर भाषा की संरचना भिन्न होती है, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना, उसके अभिव्यक्ति का कौशल, वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। अब जब वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है तो एक भाषा से जब दूसरी भाषा में हम कोई अनुवाद कार्य करते हैं तो हम कैसे ठीक वैसा अनुवाद कार्य संपन्न कर पाएंगे, ये संभव ही नहीं। और इसको महत्ता प्रदान करने के लिए, इसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने में जिन भाषा वैज्ञानिकों का योगदान था उनमें सस्यूर, सेपीर, कोर्फ आदि अनुवाद चिंतकों और भाषा वैज्ञानिकों का मत महत्वपूर्ण है। उनके मत को हम सापेक्षतावाद के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, और सापेक्षतावाद एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म एक रिलेटिव पर्सपेक्टिव में ये व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, और इसको इसी रूप में समझने की जरूरत है। अब हम आते हैं पुनर्कोडीकरण, रिकोडिफिकेशन, थियरी ऑफ रिकोडिफिकेशन। ये पुनर्कोडीकरण का सिद्धांत अनुवाद में कैसे उपयोगी होता है, इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ कोडिफिकेशन। यानी आप कभी सुनते हैं कि
कोई जासूसी जब कहीं की जाती है, चाहे विदेशों में, चाहे किसी आतंकवादी घटना में या किसी व्यक्तिगत संबंधों में, या दो परम मित्र जब बात करते हैं या कुछ अपराध जब कहीं बात करते हैं, तो उनकी एक कोड लैंग्वेज होती है और उनके एक निश्चित अर्थ। ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या क्या, ट्रांसलेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज को पहले डिकोड करें और फिर उसको उसका विकोडीकरण यानी डिकोडिफिकेशन किया जाता है, फिर उसको रिकोडिफाई किया जाता है, यानी पहले डिकोड किया जाएगा कि अर्थ, उस भाषा में जो प्रयुक्त शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी भाषा में, उदाहरण के लिए सट्टा बाजार की भाषा हो या सैन्य बल प्रयोग की भाषा हो या कूटनीति की भाषा हो, सबके सेट लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं या सेट ऑफ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट होता है। अब उसको हम समझने की कोशिश करें कि पहले क्या किया जाएगा, कैसे वो डिकोडिफाई किया जाएगा, यानी उसको विकोडीकृत किया जाएगा, भाषा के जो मूल अर्थ है उसकी परतें खोल दी जाएंगी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग्स कैसे पता चलेंगी, क्योंकि उसको डिकोडिफाई किया जाएगा। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद फिर जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा में हम उसको रिकोडिफिकेशन के द्वारा उसमें फिर से कोई अर्थ भरने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में डिकोडिफिकेशन देन अगेन रिकोडिफिकेशन, इस प्रोसेस के माध्यम से हम भाषाओं के बीच आदान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और जब हम डिकोडिफाई कर दिए तब उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के पश्चात क्या करते हैं कि फिर हम उनका रीयूनाइट करते हैं, रीयूनियन उसका करते हैं, यानी उसका पुनर्गठन करते हैं। और इस पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की पद्धति के माध्यम से हम अनुवाद करते हैं। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करें कि अनुवाद के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो कुछ मानदंडों पर आश्रित है और कुछ सिद्धांतों की चर्चा आज हमने की जो कि कुछ ज्यादा उपयोगी लगे। और ये सारे सिद्धांत ज्यादातर भाषा विज्ञान की पदावली में है, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है और उसी संदर्भ में इसको समझने की कोशिश की गई है। पहले हम देखते हैं कि हमने जिन सिद्धांतों की चर्चा की उनको हम फिर से नामांकित करते हैं, उनका शीर्षक बताते हैं। तो सबसे पहले हमने बताने की कोशिश की संरचना परक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ ट्रांसलेशन, फिर अर्थ परक सिद्धांत यानी मिनिमाइजिंग to codify the meaning of the translation, यानी रीमीनिंग द मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन। अब ये जो अर्थ परक सिद्धांत है इसी संदर्भ में देखना जरूरी होगा, यानी मीनिंग की मीनिंग हम निकालने की कोशिश करते हैं। फिर शब्दानुवाद यानी लिटरल ट्रांसलेशन, फिर भावानुवाद सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, सापेक्षतावाद का सिद्धांत रिलेटिविज्म थियरी ऑफ ट्रांसलेशन, फिर रिकोडिफिकेशन थियरी ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का पुनर्कोडीकरण का सिद्धांत। तो अभी हमने अनुवाद के प्रमुख आधुनिक पाश्चात्य सिद्धांतों की चर्चा की। आशा है कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही। धन्यवाद।